मोलैलिटी तक हम लोग लास्ट क्लास पढ़ ही लिए थे। एक टॉपिक और हम लोग नॉर्मेलिटी का पढ़ लेते हैं, उसके बाद नॉर्मेलिटी तक से रिलेटेड हम लोग सारा क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है, और तब फिर आगे बढ़ेंगे। हम बोले थे वैसे क्वेश्चन आज ही बनवाने के लिए, लेकिन नॉर्मेलिटी तक पढ़ लेते ना, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, क्योंकि बात ऐसा है ना बाबू कि नॉर्मेलिटी जो है टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही, और थोड़ा टाइम टेकिंग है, पूरा क्लास लेने का टेंडेंसी रखता है ये टॉपिक। देखो, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल एन से, ठीक है। देखो, नॉर्मेलिटी होता क्या है? तो इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute present in per liter of solution। बाबू थोड़ा अपना पंचायती बंद करो, तुम लोग बातें करते रहती है। हाँ, तो इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा समझना नॉर्मेलिटी को। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होगा ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और फिलहाल हम लोग किस में लेकर चलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? लीटर में, ठीक है। तो ये होगा हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, ध्यान देना जरा। एक बार हम लोग एक डिफरेंस यहीं से क्रिएट करते चले, किसमें? तो नॉर्मेलिटी में और मोलैरिटी में। मोलैरिटी में क्या पढ़े थे? मोलैरिटी में पढ़े थे ना कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और यहां बोल रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब डिफरेंस बस इतना सा है कि मोलैरिटी के केस में सॉल्यूट का हमको क्या लेना था? नंबर ऑफ मोल्स, और नॉर्मेलिटी के केस में हमको सॉल्यूट का क्या लेना है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। समझ गए बात को? अब बात ऐसा है सर कि ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है? किसको बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट? देखिए जरा, किसको बोलते हैं? बोलो फिर से। ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। ये नहीं, ये बोल रहे हैं ना कि जो मोलैरिटी था, एक काम करो ना, यहां के बदले यहां बैठो, ये सब फोकस रहेगा, तुम लोग हम देख नहीं पाते ढंग से, ये चिराग तले अंधेरा हो जाता है, इतना सामने बैठा रहता है ना, ऐसे ऊपर ऊपर देखते हैं, देख नहीं पाते। तो नॉर्मेलिटी जो है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस बता रहे थे कि फिलहाल तो वही डिफरेंस नजर आ रहा कि जो मोलैरिटी था वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझे बात को? क्या होता है ना, हम डिफरेंस अभी इसलिए बता रहे हैं, आप पीछे वाले टॉपिक से आगे वाले टॉपिक को रिलेट करके चलते हैं ना, तो समझने में सुविधा होता है। सिंपल सी बात है, समझ गए बात को? ऐसे समझो, सपोज कि लेट, या फिर छोड़ो, इसको हम थोड़ा शॉर्ट में लिखे, इस फॉर्मूला को हम उसका वो लैंग्वेज में नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं ना कि इसका ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, ये बोर्ड थोड़ा भरेगा पूरा। तो बाबू नॉर्मेलिटी इक्वल टू, हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को शॉर्ट में ले लेते हैं NEQ, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या कंसीडर कर लेंगे? सिर्फ हम भी कर सकते हैं ना। तो हम यहां पर ले लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में लेंगे? लीटर में। और ये जो होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये किसमें होगा? ग्राम इक्विवेलेंट में। तो इस हिसाब से इसका यूनिट क्या निकलेगा? तो ऊपर में हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और नीचे में हो गया क्या? लीटर। तो इसका यूनिट हो जाता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। मोलैरिटी का यूनिट था क्या था? मोल पर लीटर, क्योंकि ऊपर में मोल था, यहां ऊपर में ग्राम इक्विवेलेंट है, तो यूनिट हो गया
ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। समझे बात को? देखो, अगर हम इस चीज को लीटर में ना लेकर के एमएल में लेते हैं तो क्या करना होगा? बताओ, तुम ही बताओ क्या करना होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। तो हमको एमएल को लीटर में बदलना होगा, और एमएल को लीटर में बदलने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, तो वो 1000 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो यहां पर कर देंगे इनटू 1000। समझे बात को? अब सर सबसे बड़ा बात ये समझना है कि यहां नंबर ऑफ मोल्स था तो उसको आसानी से निकाल लेते थे। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? देखिए जरा कैसे निकालते हैं। उसके लिए जरा सिंगल डबल स्टैंड हटा के बैठिए, ठीक है? हाँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? तो वेयर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर? तो फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाबू W से, और इक्विवेलेंट मास को हम लोग लिख सकते हैं किससे? E से। अब बात ऐसा है सर कि गिवन मास तो गिवन होगा, लेकिन फिर यहां पर एक झमेला हो गया कि ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। अगर आप 11th क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे ना, तो थोड़ा आपको यहाँ हेल्प मिलेगा, ठीक है? याद होगा तो, और नहीं याद होगा, ऐसे पढ़ा हुआ याद बहुत कम बच्चा रखता है, क्या भूलने का कला तो कूट कूट के भरा हुआ है। तो इक्विवेलेंट मास अब क्या होता है जरा ये सीखा जाए। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है वेयर इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। अब सर एक समस्या ना फिर से आ गया। अब कौन सा समस्या आ गया? सर ये एन फैक्टर क्या होता है? ध्यान से सीखिए क्या होता है। देखो ये कैसे एक एक पेज खुलते जा रहा है, ठीक है, और खत्म ही नहीं हो रहा। तो अब ये जो एन फैक्टर होता है ना बाबू, एन फैक्टर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। एन फैक्टर सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा हम इसमें इंक ले लें, क्योंकि वहां लिखने में नजर तुमको तो सही आ रहा, थोड़ा रिकॉर्डिंग में क्या होता है ना, थोड़ा लाइट हो जाता है। थोड़ा ब्राइटनेस वगैरह सही करके रखते हैं ना, ताकि थोड़ा हम हैंडसम आए इसमें, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा चलो 2-4 बूंद इसका जिंदगी का इसमें दे दिया गया। देखो, हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग कि अब एन फैक्टर क्या होता है। देखो जरा एन फैक्टर समझना। एन फैक्टर कि एन फैक्टर क्या होता है बाबू? एन फैक्टर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के नेचर के ऊपर एन फैक्टर डिपेंड करेगा, ठीक है? सॉल्यूट का कैसा नेचर होगा तो एन फैक्टर क्या होगा? सॉल्यूट हमारे पास इस केस में 3 तरह का हो सकता है। कौन कौन सा सर? एक हो सकता है एसिड, दूसरा हो सकता है बेस, और तीसरा हो सकता है सॉल्ट, ठीक है? एसिड, बेस या फिर सॉल्ट। अगर सॉल्यूट एसिड हुआ, जरा हम एन फैक्टर में आ रहे हैं, हम तीनों ले लें यहां पर। अगर सॉल्यूट एसिड हुआ तो उस एसिड में जितना H+ आयन होगा वही उसका क्या कहलाएगा? एन फैक्टर। समझ रहे हो बात को? अगर सॉल्यूट बेस हुआ तो उस बेस के पास जितना OH- आयन होगा उसी को कहा जाएगा उसका एन फैक्टर। अगर सॉल्यूट सॉल्ट हुआ तो उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसी को कहा जाएगा उसका एन फैक्टर। समझ रहे हो बात को? जैसे समझना, सपोज कि तुम्हारे पास HCl है, HCl, ठीक है? अब हम जानना चाहते हैं कि HCl का एन फैक्टर कितना है। तो भाई HCl तुमको मैक्सिमम कितना H+ दे सकता है? 1। और एक ही ना दे सकता है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया? 1। सिंपल है। मान लो तुम्हारे पास H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये तुमको कितना मैक्सिमम H+ दे सकता है? 2।
तो इसका एन फैक्टर भी क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, सपोज कि तुम्हारे पास ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है H3PO3, इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक बोलते हैं, आगे चल के ये सब बता देंगे। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 3। सपोज कि तुम्हारे पास NaOH है, बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1, क्योंकि इसके पास OH माइनस आयन कितना है, 1, तो इसका एन फैक्टर भी हो गया 1। मान लो तुम्हारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस, इसका एन फैक्टर क्या होगा, 2। तुम्हारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका एन फैक्टर आप क्या लेंगे, 3। मान लो तुम्हारे पास NaCl है, आप एन फैक्टर क्या लेंगे इसका, जा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, अरे ये सॉल्ट है तो कितना पॉजिटिव चार्ज होगा NaCl में, 1। NaCl में Na प्लस Cl माइनस, एक पॉजिटिव चार्ज होगा ना, तो एन फैक्टर क्या हो गया इसका, 1 हो गया। मान लो कि तुम्हारे पास MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। 1 नहीं 2 होगा, क्योंकि एक क्लोरीन, बाबू बात मत करो, इधर ध्यान दो, क्योंकि एक क्लोरीन एक नेगेटिव चार्ज लेके निकलता है, 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो मैग्नीशियम के ऊपर आएगा +2 चार्ज, तो एन फैक्टर क्या हो गया, 2। आपको कभी कभी कॉपर सल्फेट मिल सकता है CuSO4, आपको पता है कि SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 माइनस होता है ना, तो Cu के ऊपर क्या आएगा, 2 प्लस, अरे आएगा ना 2 प्लस, ये Cu 2 प्लस और SO4 2 माइनस होता है ना, रिडॉक्स वगैरह में हम लोग ये सब देखें अच्छे से, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर हुआ एन फैक्टर, अरे बोलो, हाँ ऐसे बोलना है। देखो अब जरा एक बार फिर से इसको समझिए पूरा, उसके बाद इसको हम थोड़ा आसान बनाएंगे, क्योंकि बात ऐसा है ना बाबू कि इसका नाम नॉर्मेलिटी है, बाकी ये नॉर्मल किसी एंगल से अभी तक लग नहीं रहा। ठीक है, लेकिन इसको नॉर्मल बनाना होगा ना। ठीक है, तो ध्यान देना, देखो नॉर्मेलिटी क्या हो गया, तो नॉर्मेलिटी हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सिंपल है, NEQ बाई V। अगर V को लीटर में लेते हैं तो बस ऐसे ही रखेंगे, कुछ नहीं, लेकिन अगर वॉल्यूम को ml में करते हैं तो इनटू क्या करना पड़ेगा हमको, 1000। ठीक है, अब बाबू ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसी को हम लोग बोल रहे हैं NEQ, इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास, मतलब कि W बाई E। अब E जो है इक्विवेलेंट मास, इसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास बाई एन फैक्टर। क्लियर है ना। अब ये एन फैक्टर एसिड बेस और सॉल्ट के लिए अलग अलग होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप 11 क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक अच्छे से पढ़े होंगे, वैसे जितने स्टूडेंट इसमें मेरे पास पढ़े हमको पता है, हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। ठीक है, बाकी आप जहां भी पढ़े होंगे, जो लोग 11th क्लास अच्छा ही पढ़े होंगे, हम नहीं बोलेंगे खराब पढ़े होंगे, तो एसिड के पास H+ आयन जो होता है, इसको वहां पर हम लोग एक और टर्म से यूज किए थे कि इसको हम लोग बोलते थे बेसिसिटी। एसिड का बेसिसिटी होता था और बेस का एसिडिटी होता था, याद आ रहा। एसिड जितना H+ आयन देता है उसको बेसिसिटी बोलते हैं, और बेस जितना OH- आयन देता है ना उसको उसका एसिडिटी बोलते हैं। समझे बात को, हाँ वो वाला एसिडिटी नहीं। ठीक है, जैसे HCl, इसका बेसिसिटी अगर कोई पूछे कितना है तो कितना हो गया, 1। तो बेसिसिटी को ही एक्चुअल में, जो एसिडिटी बेसिसिटी है ना, उसी को एक्चुअल में क्या बोलते हैं, एन फैक्टर बोलते हैं। समझ गए बात को ना। जैसे इसको मोनोबेसिक एसिड बोला जाता है, मोनोबेसिक मतलब उसका बेसिसिटी क्या है, 1 है। इसको डाई बेसिक एसिड बोल सकते हैं क्योंकि इसका बेसिसिटी कितना है, 2 है। क्लियर है ना। तो ये हो गया केस हमारे पास, ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हुआ आपके सामने। ठीक है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, थोड़ा नॉर्मल और नॉर्मलाइज में फर्क होता है, हालांकि हम थोड़ा नॉर्मल करना चाहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल करने के लिए हमको थोड़ा जगह चाहिए और बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, आप पहले इसको छपास
चलो जरा नॉर्मेलिटी को थोड़ा नॉर्मल बनाया जाए, ध्यान दीजिएगा सब लोग जरा इधर। नॉर्मेलिटी इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे, तो हम लोग लिखे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। हम ml वाला फॉर्मूला लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी जो यहां पर लिखा हुआ था ना ये फॉर्मूला, वही ध्यान दीजिएगा सब लोग जरा कंसंट्रेट होके, क्योंकि अगर कंसंट्रेट नहीं होइएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा जरा सा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 ये हम लोग पढ़े। अब यहां पर हम लोग एक बात जानते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो। अरे अभी तो लिखवाएं, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास होता है ना। हम यहां पर इस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के जगह W बाई ई लिख सकते हैं ना। देखो तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई क्यू के जगह हम क्या लिख देते हैं, हाँ ध्यान दो इधर, एन ई क्यू के जगह हम क्या लिख देते हैं, W बाई ई इंटू हो गया भी और ऊपर में रह गया इंटू 1000। बोलो ये क्लियर है? पक्का? अब ध्यान देना जरा, ई जो है, ई क्या है, तो ई है इक्विवेलेंट मास, है ना। और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला हम लोग बोले अभी मॉलिक्यूलर मास बाई एन फैक्टर, बोले ना। मॉलिक्यूलर मास को हम एक काम करते हैं, हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं शॉर्ट में, वैसे कैपिटल एम लिखना नहीं चाहते क्योंकि एम से मोलारिटी हो जाता है, एम ए ले लेते हैं, चलेगा। तो मॉलिक्यूलर मास बाई एन फैक्टर। अब एक बात हमको बताओ, हम इस जगह पर ई के जगह पर मॉलिक्यूलर मास बाई एन फैक्टर रख सकते हैं कि नहीं? अरे रख सकते हैं ना। इतना कम बच्चा क्यों बोलता है? देखो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ई। ई के जगह हम क्या रख सकते हैं, एम ए बाई एन फैक्टर रख दें, एम ए और बाई एन फैक्टर, तो एन फैक्टर कहां जाएगा, ऊपर एन फैक्टर, और इनटू नीचे में क्या बच गया, भी। बोलो यहां तक का क्लियर है? एक बार फिर से देखो, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, W बाई ई। W बाई ई मतलब कि गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, समझ गए ना। तो हम यहां पर एन ई क्यू की जगह रख दिए W बाई ई, चलेगा। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब यहां पर E इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास बाई एन फैक्टर, तो E के जगह हम रख दिए मॉलिक्यूलर मास बाई एन फैक्टर, तो एन फैक्टर चला गया ऊपर। अब एक बात ध्यान देना, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं वैसे, लेकिन फिर भी एक बात हम लोग जानते हैं कि मोलैरिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है, एक काम करते हैं, छोड़ो थोड़ा सा और एक स्टेप और ले जाते हैं, एक स्टेप और ले जाते हैं। यहां W बाई एम ए है ना। W क्या है, गिवन मास, एम ए क्या है, मॉलिक्यूलर मास, मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है ना गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, मतलब ये कि W बाई एम ए को हम कंसीडर कर सकते हैं क्या, Na, नंबर ऑफ मोल्स। Na मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, आपका नॉर्मेलिटी अचानक से नॉर्मल हो जाएगा। कैसे? ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो हम W बाई एम ए की जगह डायरेक्ट सिर्फ क्या लिख सकते हैं, Na लिखते हैं। N इक्वल टू W बाई एम ए की जगह सिर्फ यहां पर हो गया हमारा Na इंटू एन फैक्टर, ठीक है। ध्यान देना बाबू, जरा सा भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, हाँ एकदम, इसलिए ध्यान से देखना है। और नीचे में क्या बच गया, सिर्फ भी, क्योंकि W बाई एम ए की जगह हम ले लिए Na, तो W भी गया, Ma भी गया, इन दोनों की जगह सिर्फ और सिर्फ आ गया Na, इंटू बच गया एन फैक्टर, इंटू बचा 1000, और नीचे में क्या बच गया, भी।
क्लियर है यहां तक? इसके बाद अब आते हैं वी नो डैट। क्या वी नो डैट? तो बाबू मोलैरिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है Na/V × 1000। किसको किसको याद है? अरे होता है कि नहीं? Na/V × 1000 मोलैरिटी होता है। तो बाबू अगर Na/V × 1000 मोलैरिटी होता है तो आप ध्यान से देखिए, Na/V × 1000 इसके जगह हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं? M मोलैरिटी। बच क्या जाएगा? सिर्फ N फैक्टर। मतलब ये कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू Na/V × 1000, इन सबके जगह सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दिए? M मोलैरिटी, और इनटू क्या बच गया? N फैक्टर। मतलब तुमको नॉर्मेलिटी निकालने के लिए ना इतना लंबा चौड़ा बहुत सारे मेथड में जाने की जरूरत ही नहीं है। इस मेथड से ना तुमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, ना तुमको इक्विवेलेंट मास निकालना है। समझे बात को? सिर्फ और सिर्फ मोलैरिटी निकाल के और सॉल्यूट का एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल जाएगा? नॉर्मेलिटी मिल जाएगा। समझे बात को? तो हो गया ना नॉर्मेलिटी। नॉर्मल थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत हो गया। मतलब ये बाबू ध्यान रखना, नॉर्मेलिटी इक्वल टू फॉर्मूला हो गया मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। समझ गए बात को? तो ये हमारे पास केस है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर का। चलेगा? नोट कीजिए, नोट कीजिए, इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन वगैरह बनाते हैं। एक मिनट, चलो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना लिया जाए जरा। ये जो फॉर्मूला हम लोग को मिला, अब आप देख लीजिए कि नॉर्मेलिटी का कौन सा फॉर्मूला आपको बेटर लगता है। आप मोलैरिटी निकाल के नॉर्मेलिटी निकालना चाहते हैं, या फिर आप चाहें तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं नॉर्मेलिटी के लिए। क्यों? क्योंकि देखो Na/V × 1000 तो तुमको पहले से याद है, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या करना है? एन फैक्टर। सिंपल है ना? तो ये दिमाग में आ गया कि मोलैरिटी में एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मेलिटी हो जाएगा। तो अब ये काम तो आसान हो गया ना। तो बस आप जो मोलैरिटी का फॉर्मूला है उसको आप याद रखिए। देखिए Na/V × 1000 याद रखिए, उसी में कहीं इंटू एन फैक्टर ऊपर में लगा दीजिए, हो गया नॉर्मेलिटी। समझ गए बात को? तो ये फॉर्मूला हमको लगता है ज्यादा प्रिफरेबल रहेगा। फिर भी चलो हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और हम नॉर्मेलिटी का यहां पर 2-3 फॉर्मूला रखते हैं। पहले नॉर्मेलिटी इक्वल टू NAQ/V × 1000। दूसरा नॉर्मेलिटी इक्वल टू W × N फैक्टर × 1000/Ma × V। और तीसरा नॉर्मेलिटी इक्वल टू Na × N फैक्टर × 1000/V। और चौथा मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। हाँ, बातचीत नहीं।
देखो हम नॉर्मेलिटी का एक आसान सा क्वेश्चन लिए हैं, पहले ध्यान देना जरा। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 36 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इन 750 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। अब तुम देखो बाबू कि कौन सा फॉर्मूला तुम लगाना चाहोगे, बोलो। तुम्हारे पास नॉर्मेलिटी का ये 4 फॉर्मूला पड़ा हुआ है, तुमको एक लगाएगा? हो, बाकी लोग भी एक ही लगाएंगे बाबू। देखो वैसे हम चारों लगा देते हैं, चलो। देखो सबसे पहले इस केस में क्या क्या गिवन है पहले उसको आप लिख लीजिए, फिर आप देखिए आपके लिए आसान फॉर्मूला कौन सा होगा। आपको गिवन है 36 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है कितना, 36 ग्राम, ठीक है। 750 ml सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 750 ml। समझे बात को? तुम दो चीज इसमें और निकाल सकते हो अपने मन से, बाबू बातचीत नहीं, थोड़ा इधर ध्यान दे दो, थोड़ा देख लो, क्लियर हो जाएगा। पहला आप निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, निकाल सकते हैं ना। 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन का हो गया 64। हाँ हाँ चलो अब याद हो गया कम से कम, अच्छा बात है कि मॉलिक्यूलर मास याद हो गया बिना निकाले भी, तो 98 होगा इसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसके बाद एक काम और करो, इसका एन फैक्टर भी लिख ही लो। एन फैक्टर कितना होगा H2SO4 का, बोलो। अरे भाई बोलो, SO2 कौन बोलता है बाबू? हाँ तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2, ठीक है। टू ठीक है, हाँ उसी में बोलता है कभी कभी की तो सियार वार नहीं होता है। हम लोग गांव तरफ ना खेत में बहुत सियार बोलता है, ठंडा का मौसम में तो लोग हु ऐसे ही करता है जैसे तो लोग टू टू कर रहे थे। देखो एन फैक्टर 2 हो गया। अब ये WH2SO4 जो है, बताओ तो ये कौन सा वैल्यू हो गया? एक तरह से मास हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, ये MH2SO4 मतलब एक तरह से ये क्या हो गया, ये Ma हो गया ना। हम पहला फॉर्मूला इसमें जो प्रीफरेंस देंगे वो ये वाला देंगे। आप देखिए ध्यान से, नॉर्मेलिटी इक्वल टू W इंटू एन फैक्टर इंटू 1000 बाई Ma इंटू भी, चलेगा? क्लियर है? W कितना हो गया, 36, ठीक है, इंटू एन फैक्टर कितना हो गया, 2 इंटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर मास हो गया 98 इंटू वॉल्यूम हो गया 750, ठीक है। 0 0 काट दें, हाँ सही बात है, 0 देख के बर्दाश्त नहीं होता, जैसे मिला उसे काट के खत्म करो पहले, ठीक है। हाँ चलो 25 से इसको 3 बार में काटो, इसको 4 बार में काटो, समझ गया बात को ना। 2 से इसको 49 टाइम्स में काट दो और 3 से इसको 12 बार में काट दो, 48 बाई 49, गजब आया ना, 48 बाई 49। अरे अब जो भी आए अपना 0.9 के लगभग में आएगा, अप्रोक्स में हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, समझ रहे ना बात को। तो ये आ गया हमारा 1, या 0.9 ही लिख दें, 0.9, या तो एन लिखेंगे या फिर लिखेंगे 0.9 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। समझे? क्लियर है? इसके बाद ये तुम ये वाला फॉर्मूला लगाए तब बना। अब किसी को मन करता है कि नहीं सर ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, इसमें आते हैं, ये वाला याद रखते हैं सर, ये अच्छा है क्योंकि Na बाई वी इंटू 1000 पहले से पता था, एन फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए बाबू अगर तुम दूसरा मेथड अप्लाई करते हो, अगर तुम दूसरा मेथड यहां लिख देते हैं, थोड़ा जगह चाहिए ना, अगर तुम दूसरा मेथड अप्लाई करते हो, फॉर्मूला ये लगाते हो, एन इक्वल टू Na इंटू एन फैक्टर इंटू 1000 बाई
घी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाते हो। अब तुमको इसमें निकालना क्या पड़ेगा, एक्स्ट्रा Na। हाँ देख लो, Na निकालना पड़ेगा ना। अगर ये फॉर्मूला भी याद रखते हो ना बाबू, तो मेरा बात मानो, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम है। तुम Na निकालोगे तो Na इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स जब निकालोगे तो Na इक्वल टू गिवन मास बाई मोलिकुलर मास होता है ना। तो गिवन मास कितना है इसका, 36, और मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है, 98। तो एक बात बताओ हमको, क्या कोई जरूरी है कि हम इसको काट काट के पॉइंट पॉइंट मिलाए तभी उसको यहां रखें? नहीं, अरे इसको भी तो डायरेक्ट रख सकते हैं, 36/49 रख सकते हैं ना। तो आप ये काम भी कर सकते हैं, यहां पे फॉर्मूला में लगाइए Na की जगह क्या रख दीजिए, 36, और नीचे रख दीजिए क्या, 98। अरे ध्यान है ना। हाँ, इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 750, एन फैक्टर 2, और इनटू हो गया 1000। आप देख लीजिए, वही आ गया ना कैलकुलेशन फिर से। तो आप ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, Na/V इंटू 1000 इंटू एन फैक्टर, ऐसे याद रखो, क्योंकि मोलैरिटी तुमको पहले से याद है, तो भी तुम्हारा काम हो गया। ये 0.9 के लगभग में आंसर आ जाएगा। अब किसी को लगता है नहीं सर इतना कुछ नहीं, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बाबू ये फॉर्मूला यूज करोगे तो पहले तुमको मोलैरिटी निकालना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, नहीं जाएगा, पहले मोलैरिटी निकालो, फिर क्या करो, एन फैक्टर, नहीं एन फैक्टर तो निकालने का काम नहीं है, एन फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करो। तो अगर आप तीसरा मेथड लगाते हैं तो पहले आपको मोलैरिटी निकालना पड़ेगा Na/V इंटू 1000 से। ठीक है, Na की जगह आप क्या रखेंगे, अरे ध्यान दो इधर, Na की जगह आप क्या रखेंगे, 36/98 इंटू भी की जगह आप क्या रखेंगे, 750, और इंटू ऊपर में क्या हो गया 1000। यहां से आप निकालेंगे मोलैरिटी, समझे बात को। और फिर आप नॉर्मेलिटी इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे क्या, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तुम हमको एक बात बताओ, यही वाला वैल्यू यहां पे लिख के और इंटू एन फैक्टर, मतलब कि इंटू 2 लिख देंगे तो फिर वापस यही हो जाएगा, समझे बात को ना। तो सबसे बेस्ट तरीका है ना, मेरा ये मानिए कि अगर आपको नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन मिलता है ना, आप ये वाला फॉर्मूला नंबर 3 जो है याद रखिए। इसलिए हम बार बार इसको बोल रहे हैं कि Na/V इंटू 1000 तुमको पहले से याद है, मोलैरिटी का फॉर्मूला याद है, बस उसी में इंटू क्या कर देना है, एन फैक्टर। क्लियर हुआ यहां तक, पक्का ना। लिखो, कुछ बच्चा तो ध्यान ही नहीं है, क्या बाबू, पढ़ ले लिख लो थोड़ा। क्लास में नहीं है, क्लास में नहीं है मतलब सिर्फ क्लास में बैठा हुआ है ना, दिमाग कहीं और है। अच्छा, दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है। ओह, इससे हमको एक अपना बहुत पुराना शायरी याद आ गया, मेरा एवरग्रीन शायरी इधर, अरे अरे सॉरी, मेरा एवरग्रीन शायरी है, बड़ा अच्छा, तुमको भी अच्छा लगेगा। नहीं वीडियो बन रहा है, ठीक है, कि हर फूल की एक कहानी है, वाह वाह करो आराम से। हर फूल की एक कहानी है, हर जख्म की एक निशानी है, कहीं कोई दर्द नहीं फिर भी मन क्यों उदास है, क्योंकि लगता है मेरे दिल का एक टुकड़ा आज भी उसके पास है। बढ़िया लगा शायरी, किसको रोना आ गया। ठीक है, माइंडली मेरा पढ़ाई को लेना है, मेरा शायरी को नहीं। एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, देना बाबू जरा। इधर हो गया ना, क्वेश्चन मिटाएं, नहीं हुआ है, अच्छा थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करते हैं हम, बस कुछ खास नहीं।
अभी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बनेगा, लेकिन फिलहाल जिस पैटर्न पर हम बनाए हैं हम आपको उसी पैटर्न पर बनाने के लिए दिए हैं, और आप बनाइए इसको। आपको यहां पर बोला गया कि कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 24 ग्राम H3PO3। ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला ही होता है H3PO3 इन 800 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। W हो गया तुम्हारा कितना 24 ग्राम, समझ रहे हो ना। 800 ml वॉल्यूम हो गया। एन फैक्टर कितना होगा 3 होगा एन फैक्टर, और मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे या निकाल दो उतना, छोड़ दें, ठीक है बनाओ। फॉस्फोरस का 31 होता है, हाँ। बाबू बात मत करो, देखो रिकॉर्डिंग में तुम लोग का आवाज बहुत ज्यादा आ जाता है, पिछला दिन का सुनना। बात करेगा फिर हम MWF में ट्रांसफर कर देंगे। देखो हम इसमें मैक्सिमम डेटा तो लिख दिए, WA हो गया, वॉल्यूम हो गया, एन फैक्टर हो गया, M हो गया, सब तो हो गया। रख के बना लोगे ना। चलो बनाओ जरा फटाफट, आंसर बताओ बना के। वन 1.7 1.09 बना बाबू, बाकी लोग का बन गया। रखो वैल्यू, ठीक है। 24 एन फैक्टर हो गया 3, क्योंकि H3PO3 है ना, 3 हाइड्रोजन है तो एन फैक्टर 3 हो गया। Ma मोलिकुलर मास अभी निकाले हैं M 82, और इंटू भी वॉल्यूम है 800 ml, बस इसको कैलकुलेट कर देना है। बना रहे हो बाबू, 1 पॉइंट कुछ आ रहा, 45/41, हाँ तो जाहिर सी बात है 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। बन गया। कहा सूरज, पढ़ाई पे ध्यान मत दो, बाकी लोग को लगा होगा कि बड़ा जोर से मारे हैं, आवाज नहीं किया अच्छा से नहीं बजा ना, अच्छा सा लगता है इसी में बजेगा, हाथ तो नहीं बज रहा है। अरे एक मोहल्ला से दूसरा मोहल्ला जाने के लिए रास्ता बदलना पड़ता है, बाहर आना पड़ता है। वन 1.09 बना, रखो वैल्यू रखो, बन जाएगा। 24 हो गया, एन फैक्टर 3 हो गया, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर, इन 2000 मॉलिकुलर मास, ये कैलकुलेट किए हैं मॉलिकुलर मास H3PO3 का 82, नीचे यहाँ पर 82 और इनटू वॉल्यूम का जगह 800, नीचे 82 इंटू 800 कीजिए, हाँ बस इसको कैलकुलेट कीजिए, बन जाएगा। बन गया ना, हाँ ठीक तो बना बाबू।
तो हमको लगता है कि नॉर्मेलिटी से रिलेटेड टॉपिक हो गया, मतलब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन और बनेगा, डीपीपी 2 जो दिया था ना कल वाले बैच में, जरा इन लोगों में बांट दीजिए। हाँ आज मतलब ले लो, बना लेना। ये एक डीपीपी है जो स्पेशली जैकबोर्ड वाले बैच के लिए बना था, कल वाले बैच एमडब्ल्यूएफ वाले के लिए, ठीक है। तो तुम लोग भी तो जैकबोर्ड से ही ना हो, तो डीपीपी वो बनाओ, लेकिन साथ में तुम लोग को एक्स्ट्रा डीपीपी जो मिलेगा वो बाकी बैच में नहीं मिलेगा, ठीक है। वो डीपीपी एक बना रहे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास कोशिश करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने का। आपको नेक्स्ट क्लास मोलैरिटी तक का नहीं, अच्छा मोलैरिटी तक चलो, नॉर्मेलिटी का ये डीपीपी बना लेना जो दे रहे हैं अभी। मोलैरिटी तक का सारा फॉर्मूला अगले क्लास तुमको याद होना चाहिए। हम आज के बारे में ही बोले थे ना, लेकिन आज तो वो डीपीपी हम तैयार नहीं कर पाए, तो अगली क्लास हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोलैरिटी, ये 5 टॉपिक आप बढ़िया से अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़े वो भी क्लास आइएगा, मतलब ऐसा नहीं कि मत आइएगा। और अभी आपको हम बताएंगे छूटा हुआ कैसे पढ़ना, उसका उपाय हम बता रहे हैं। एक्स्ट्रा क्लास चल रहा छूटा हुआ करने के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मेथड है, आप कैसे भी कर सकते हैं। इसको हम ऑफ करते हैं क्योंकि अब तो डीपीपी बटेगा, उसके बाद छुट्टी कर देंगे क्या।